खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स होती है इनकम की। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। ये सीक्वेंस याद रखने का तरीका भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले सैलरी पैसा कमा के क्या करेंगे, हम अपने आप को सेव करेंगे। जब थोड़ा सा पैसा आ जाएगा फिर क्या करेंगे, घर बना के घर भाड़ा लगा देंगे। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, और थोड़ा पैसा आएगा तो हम खुद का बिजनेस करेंगे। देयर आफ्टर जब खुद का बिजनेस भी हो गया तो फिर हम कैपिटल गेन मतलब सोना चांदी लैंड प्रॉपर्टी खरीदेंगे। एंड लास्ट में जब एक्सेस पैसा हो गया तो फिर जुआ सट्टा ये सब भी खेलेंगे। तो ये 5 हेड ऑफ इनकम थी। हमने बाकी सारी हेड ऑफ इनकम कंप्लीट कर चुकी है। क्या क्या हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से स्टार्ट किए थे वो खत्म किया। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वो हमने खत्म किया। देयर आफ्टर इनकम फ्रॉम सॉरी कैपिटल गेन हमने कंप्लीट किया। एंड लास्ट अभी हमने प्रीवियस टाइम में क्या कंप्लीट किया, पीजीबीपी। कौन बच गया, इनकम फ्रॉम सैलरी। थोड़ा सा वास्ट है ये क्योंकि सैलरी में बहुत सारे चीजें यहाँ पर आती हैं। मतलब जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को बहुत अलग अलग तरीके से पैसे का पेमेंट करता है, रिइंबर्समेंट करता है, या मान लो उसको सैलरी देता है। तो हमको हर एक एक कंपोनेंट को समझना जरूरी है क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब कल अब आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करोगे, आपको भी जब सैलरी मिलेगी तो आपका सैलरी का भी आपको ब्रेकअप होके मिलेगा। कुछ बेसिक सैलरी मिलेगी, कुछ आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेगा, कुछ आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमको बहुत अभी नया नया सीखने मिलेगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। और इसीलिए ये वन ऑफ द वेरी वास्ट चैप्टर हो जाता है पूरे इनकम टैक्स में। ठीक है, तो सैलरी का अगर हम मतलब देखें तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, एकदम लेमन भाषा में बोल रहा हूं मैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, उस जॉब के बदले में आपने क्या किया, आपने अपनी सर्विस रेंडर की उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर क्या करता है, वो आपको उसके बदले में आपको कुछ पैसे देता है। सिंपल ये आपका सैलरी का मीनिंग है। लेकिन इनकम टैक्स में भी क्या वो मीनिंग है, वो हमको जानना है। इनकम टैक्स में कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दिया गया है, अगर वो फुलफिल हो तो ही आपका सैलरी में इनकम ये टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोल लूं कि अगर आप सैलरी की जब बात करते हैं तो सैलरी में एक होता है एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है। अगर ये एस्टेब्लिश हो रहा है तो ही उसके अंदर जो पैसा आया वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, जो एमपी एमएलए लोग हैं, जो संसद भवन में बैठ के काम करते हैं, देश को चलाते हैं, वे लोग को भी सैलरी मिलती है, पैसे मिलते हैं, लेकिन वो सैलरी टैक्सेबल हेड, सॉरी वो सैलरी आपका इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती। बिकॉज हमने क्या बोला कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट और जो पॉलिटिशियंस है उनके बीच में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, इवन तो दे आर गेटिंग द सैलरी। बट वो कौन है, आम जनता ने उसको इलेक्ट करके वहां पर भेजा है। भारत सरकार ने उनको अपॉइंट नहीं किया कि चलो तुम एमपी आ जाओ, तुम एमएलए आ जाओ, तुम एमपी आ जाओ, ऐसे नहीं है। तो इसीलिए जो एमपी एमएलए लोग होते हैं उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो सैलरी के जैसे ही है, बट सैलरी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। हाँ, लेट सपोज कि अगर मैं काम कर रहा हूँ ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशन में और मुझे वहां से सैलरी मिल रही है, तो यस तब हो सकता है कि एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉय है, तो मुझे उसको हम सैलरी में ला सकते हैं। मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, ठीक है, एक कॉलेज ने लेट सपोज मुझे हायर किया, मतलब एज ए सैलरी के तौर पे, वो एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉय हूँ, और हर महीने मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मुझे कॉलेज से फीस मिलती है। अगर ऐसा आपने अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप फिक्स कर दिया, साबित कर दिया, तो यस तब मुझे जो पैसे मिलेंगे कॉलेज से उसको मैं इनकम अंडर दी हेड सैलरी बोलूंगा। लेकिन मान लीजिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि जो कॉलेज है वो मुझे कंट्रोल नहीं करता, मैं खुद अपनी इच्छा से जाके अपने हिसाब से उसको कॉलेज में क्लास लेकर आता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप सेटल नहीं हो रहा। तो उस केस में अगर मुझे कुछ पैसे मिलते हैं तो मेरा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में आ जाएगा, सैलरी में नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे हमको इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर देखने पड़ेंगे कि भैया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का हो तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमको आगे देखने हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा चैप्टर, क्योंकि
मैक्सिमम केसेस में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब उनका पर्टिकुलर एजुकेशन कंप्लीट होता है ना एक लेवल तक आके, मतलब ग्रेजुएशन जैसा कंप्लीट हो जाए, तो उनमें से मेजोरिटी सेगमेंट क्या करता है, वो जॉब की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। और जब जॉब करोगे आप, तो फिर आपको भी जानना पड़ेगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप होता है, और आपको जो पैसे मिलेंगे एज ए सैलरी, उसमें से कितनी सैलरी के ऊपर टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये सब हम इस चैप्टर पे देखने वाले हैं। तो बताइए, क्या आपको ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया? यस सर। ओके, तो चलिए फिर अब हम करते हैं स्क्रीन को शेयर और फटाक से बोलते हैं जय श्री राम। मैंने इसके लिए आपके साथ डेटा शेयर कर दिया था। हम इस डेटा के थ्रू, मतलब इस नोट्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। इसमें ये नोट्स थोड़ा सा पुराना है, बट हम क्या करेंगे, जहां जहां पर अपडेट का जरूरत पड़ेगा हम इसी नोट में उसको अपडेट कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर फिर भी अगर कहीं पर कुछ अपडेट अगर छूट गया, तो झगड़ा मत करने आ जाना कि सर आपने गलत पढ़ा दिया। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि ये चैप्टर एंड होने तक जो भी अपडेट्स हैं जहां जहां पर होने वाली रहेंगी, अगर वो इस नोट्स में कवर नहीं है तो आपको मैं अपडेट करवा दूंगा। तो अगर मान लीजिए आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज पहला लेक्चर है सैलरी का, और इसमें अगर आपको कोई ऐसा कुछ लिमिट दिख जाए जो एट प्रेजेंट पुरानी, मतलब पुराना है, अपडेट नहीं हुआ है, तो झगड़ा मत करना, फालतू कमेंट मत करना कि सर ये तो पुराना पढ़ा रहे हो। हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे जैसे क्लास जाएगी हम उसको अपडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही फटाफट हमने बहुत ही कंसाइज करके नोट्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपको जो इतना वास्ट बोला गया सैलरी, वो उतना वास्ट आपको नहीं लगेगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? शैल वी स्टार्ट नाउ? यस सर। ओके, चलिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं सैलरी की, तो यहाँ पर सेक्शन 15 जो है वो डील करता है सैलरी के साथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अगर रिलेशनशिप नहीं है, तो भैया वो आपकी सैलरी टैक्सेबल सैलरी वाले हेड में तो नहीं होगी। 100 बात की एक बात। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बता दिया था क्या, कि अगर एक कोई पॉलिटिशियंस है और इंडियन गवर्नमेंट है, उन दोनों के बीच में कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, हेंस उनको जो पैसे मिलते हैं वो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होंगे। सो सिंपल। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं जब एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर को बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। हम क्या करते हैं, उसका एक जनरल मीनिंग लेते हैं। तो उसमें क्या है, आपका जो एम्प्लॉयर है मतलब जॉब देने वाला, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो मालिक है, आई थिंक वो आपको समझ आ आएगा। जो मालिक है वो कौन हो सकता है, वो एक गवर्नमेंट हो सकती है, वो आपका एक प्राइवेट फर्म हो सकता है, गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट फर्म हो सकते हैं, एंड इवन मोर देन वन एम्प्लॉयर भी आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं 2 जगह जॉब करता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉयर 1 के पास भी जॉब करता हूँ, एम्प्लॉयर 2 के पास भी जॉब करता हूँ। तो एम्प्लॉयर 1 भी हो सकता है मेरा, और एम्प्लॉयर 2 भी हो सकता है। बोलने का मतलब ये है कि कोई अगर एक सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन का 2 एम्प्लॉयर भी हो सकता है, उसको 2 जगह से भी सैलरी मिल सकती है। एक कंसेप्ट है पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम जॉब का। मान लीजिए मैं अपने मॉर्निंग का फर्स्ट हाफ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मेरा डे का सेकंड हाफ जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मुझे पैसे मिलते हैं, और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। तो उस केस में यस, मेरे 2 एम्प्लॉयर हो सकते हैं, और वो 2 एम्प्लॉयर कैसे हो, वो चाहे गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, वो हमारे प्राइवेट भी हो सकते हैं। बात खत्म। उसके बाद अब एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉय के बारे में भी ऐसे स्पेशली कोई एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। एम्प्लॉय मतलब ई जो मैंने लिखा है उसका मतलब है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब आपका स्किल्ड एम्प्लॉय भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, होल टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, और पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब क्या, स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है, मतलब उसको काम अच्छे से करना आता है। ठीक है, अनस्किल्ड मतलब उसको उसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। जैसे मान लो आपका जो मजदूर लोग होते हैं जो ईटा वगैरह उठा के लेके जाते हैं, तो वो लोग अनस्किल्ड हैं, वो ईटा उठाने के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। इवन आपको भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आप भी अगर कुछ ऐसा कुछ काम करते हो कि आप कैसे ईटा उठा के सर पे रख के किसी दूसरी जगह जाके रख कर आ रहे हो, तो आप भी काम कर रहे हो। क्या आपको ईटा उठाने के लिए कोई अलग से कुछ कोर्स करना पड़ता है क्या, कुछ स्किल सीखनी पड़ती है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम घर बना रहे हैं, अगर आप एक अच्छे घर बना रहे हो, तो यस वो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप घर का एक डिजाइन रेडी कर रहे हो, एक आर्किटेक्चर का काम कर रहे हो, वो आपको सीखना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, स्किल।
लेकिन यहाँ पर कुछ होता है अनस्किल्ड, तो यहाँ पर बोला गया एम्प्लॉय जो होगा वो आपका स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये कि मान लीजिए कि मैं एक ऑफिस में झाड़ू पोछा लगा कर आता हूं और उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, और वो मेरा एम्प्लॉयर, मैं उसका एम्प्लॉय, अगर ये रिलेशनशिप फिक्स हो जाए तो नो डाउट मैं पोछा लगाकर जो पैसे लेकर आ रहा हूँ, झाड़ू लगाकर जो पैसे लेकर आ रहा हूँ, वो पैसा भी मेरा इनकम अंडर दी हेड सैलरी में जाएगा। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपका सैलरी हो चाहे वेजेस हो, कुछ भी हो, दोनों के साथ ट्रीटमेंट बराबर का होगा, किसी में कोई फर्क नहीं है। वेजेस यूजुअली क्या है, डेली, मतलब डेली की मजदूरी जिसको बोलते हैं, आप उसको मान के चलिए। अगर वैसे भी कोई हो तो भी इसमें सेम प्रोविजन लगेगा इनकम टैक्स में। आगे, अब वो जो है वो होल टाइम भी हो सकता है, मतलब दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एम्प्लॉय हो सकता है, या फिर आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है। जैसे मैंने भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि मैं अपना फर्स्ट हाफ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, सेकेंड हाफ किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, तो यस, मैं एक पार्ट टाइम वर्कर हूँ, मैं एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय हूँ। समझ में आ गया आपको? उसके बाद सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर। जी हाँ, सैलरी जो है वो टैक्सेबल कब होगी? या तो आपके ऊपर ड्यू हो गई, मतलब कंपलसरी आपको मिलने वाली है, या फिर एक्चुअल में जब आपको मिली। इन दोनों इवेंट में से जो पहले होगा उस दिन आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हाउएवर टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, कुछ ऐसे मतलब है पैसे जो आपको जब रिसीव होंगे तभी टैक्सेबल होंगे। क्या क्या है वो? जैसे कमीशन, जैसे बोनस, या जैसे एडवांस सैलरी। ठीक है, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी। ठीक है, कब होगा? रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल, कमीशन, बोनस, एडवांस सैलरी। फटाफट फिर से मेरे साथ बोलिए, एडवांस बेसिस पे कब, सॉरी, रिसिप्ट बेसिस पे कौन कौन सा टैक्सेबल होगा? हमेशा कमीशन, बोनस और आपका एडवांस सैलरी। ठीक है, नॉर्मली केस में क्या है? नॉर्मली केस में जब आपका ड्यू हो या जब आपको रिसिप्ट हो, उन दोनों इवेंट में से जो पहले हो जाए उस दिन सैलरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन कमीशन, बोनस और एडवांस सैलरी के केस में जिस दिन रिसिप्ट होगी उसी दिन वो टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद फॉरगॉन ऑफ सैलरी, ये भी क्या है आपका? टैक्सेबल होगा। ये ड्यू हुआ बट नॉट रिसीव्ड, ये भी आपका टैक्सेबल होगा। इसका मतलब क्या, समझिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। फॉरगॉन ऑफ सैलरी मतलब भूल जाना, सैलरी को भूल जाना। मान लीजिए मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, हर एक महीना मैंने काम किया, मेरे ऊपर सैलरी ड्यू होती गई, फिर एक महीना मैंने काम किया, सैलरी ड्यू होती गई। ठीक है, ऐसे ड्यू होते गई होते गई होते गई। अब क्या हो गया, किसी कारण से मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे और मेरा उस एम्प्लॉयर के साथ झगड़ा हो गया, और इवन ऐसा झगड़ा हुआ कि बोला चलो भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, इसका भाड़ में जाए इसका पैसा, मुझे तो पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, सैलरी को भुला दिया। इवन तो मैंने भुला दिया, लेकिन स्टिल इनकम टैक्स वाला बोलेगा कि भैया हमने तो नहीं बोला आपको छोड़ने के लिए। इनकम टैक्स वाला कहता है मैं आपको बोला था क्या, क्या भुला दो? नहीं भुलाए ना, तो भैया आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस। ड्यू हो चुका था, आपके ऊपर ड्यू हो चुका था, आपको नहीं मिला, आपने छोड़ दिया। मतलब मैं ऐसे मान के चल रहा हूं, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि आपको सैलरी मिली और आपने वो सैलरी उसके मुंह पे दे मारा, तो मतलब आपको पैसा मिला है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए भैया सोच समझ कर, कभी आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो फालतू गुस्से में आकर सैलरी मत छोड़ देना, क्योंकि सैलरी भी नहीं आएगी और टैक्स भी देना पड़ जाएगा। समझ में आ गया आपको? एक कहावत है ना, आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया, वो वाला सीन हो जाएगा आपके साथ। पैसे आए भी नहीं, प्लस आपको टैक्स भी देने पड़ जाएंगे, आप माइनस में चले जाओगे। उसके बाद सरेंडर ऑफ सैलरी, इसके लिए एक्ट है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे कुछ क्या बोलते हैं, कुछ इवेंट ऐसे हो गए जहां पर अब आप जानबूझकर अपनी सैलरी नहीं लेते हो, आप सैलरी बोलते चलो मैं सैलरी को सरेंडर कर दिया। जैसे अभी का जो टाइम आया था, कोविड वाला सीन हुआ था। कोविड वाले सीन में क्या हुआ, बहुत सारे जगह हमने देखा जितने सरकारी एम्प्लॉय लोग हैं या इवन बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वैसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी को सरेंडर कर दिया कि ठीक है चलो हम एक दिन का सैलरी नहीं लेंगे या हम एक महीने की सैलरी नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर आप ये ऐसा एक एक्ट बनाया गया था, दैट इज सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट। अगर आप उस, और किसको सरेंडर कर रहे हो? सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जी हाँ, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी सरेंडर कर दी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था फॉरगॉन, आप भूल गए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपने सरेंडर कर दिया, सॉरी, आपने सरेंडर कर दिया अंडर सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट के तहत, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। क्यों टैक्सेबल नहीं होगी? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। आप इनकम टैक्स किसको पे करते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी इनकम हुए 1000 रुपए, आपको टैक्स देना पड़ता 20 रुपए।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको टैक्स कितना देना पड़ता, 20 रुपए। अब आप क्या बोल रहे हो, आप तो ये पूरी की पूरी इनकम जो है यही आप किसको दे रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलता, आपने 1000 रुपया जो आप लेते, आप बोले चलो मैं माफ के मैं सरेंडर कर दे, मेरे को नहीं चाहिए, मतलब ये 1000 का 1000 पूरा का पूरा किसको चल गया वापिस से, सेंट्रल गवर्नमेंट को वापिस मिल गया। ठीक है, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो कल आपसे 20 रुपए सिर्फ टैक्स का लेती, आज सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी तरफ से कितना मिल गया, 1000 रुपए, तो क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए अगर आप आपका सैलरी को क्या करते हो, सरेंडर करते हो, तो सरेंडर किसको करते हो, सरेंडर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को सरेंडर करते हो तो ही माफ होगा, प्राइवेट वाले को करोगे तो हम नहीं सुनेंगे। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टैक्स फ्री सैलरी, ये टैक्सेबल होती है। अब टैक्स फ्री सैलरी क्या होती है, कि जैसे मान लो कि ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय है, ठीक है, मैं आपको यहाँ अच्छे से बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। लेट सपोज ये एक बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, पता है आपको इसका नाम, बताओ तो जरा एक बार। हाँ पूरा नाम बोलो। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर कोई एक काम करता है, से फॉर एग्जांपल सुमित, ठीक है। अब ट्रू एंड फेयर क्या करता है, ये सुमित को सैलरी पे करता है, कितना, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए। अब सुमित क्या बोलता है कि जब 5 करोड़ की इनकम हो जाती है तो सुमित इसके ऊपर टैक्स देता है, फॉर एग्जांपल सुमित इसके ऊपर टैक्स पे करता है 1 करोड़ रुपए। मतलब सुमित के पास पहले आए 5 लाख रुपए, फिर यहां से चले गए 1 करोड़ रुपए। सुमित का दिल बहुत दुखता है, ठीक है। सुमित बोलता है हे ट्रू एंड फेयर, एक काम करो, आप मेरा टैक्स भी दे दो, क्योंकि जब मेरे पास पैसे आके जाते मुझे बहुत दुखता है, ठीक है, आप मेरा टैक्स पे कर दो। और क्योंकि सुमित बहुत ही होनहार एम्प्लॉय है, तो ट्रू एंड फेयर क्या करता है, ये इसको 5 लाख रुपया, सॉरी 5 करोड़ रुपया सैलरी भी देता है, प्लस उसके नाम का जो टैक्स है 1 करोड़ रुपए वो भी देता है, ठीक है। ऐसा सीन होता है। तो यहाँ पर सुमित को जो 5 करोड़ रुपए मिले, इसके ऊपर अब सुमित को टैक्स नहीं देना, तो ये कैसी सैलरी हो गई, ये हो गई टैक्स फ्री सैलरी। तो मुझे बताइए कि ये जो 1 करोड़ रुपया है, क्या ये भी आपको नहीं लगता कि ये भी सुमित को ही मिल रहा है, क्योंकि सुमित की इनकम होती है और सुमित टैक्स देता। तो यहाँ पर अगर सुमित के नाम पे अगर 1 करोड़ रुपया ट्रू एंड फेयर पे कर दे रहा है और ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पर टैक्स फ्री सैलरी हो जा रहा है, तो इस केस में जितना टैक्स हमने दिया वो स्टिल क्या हो जाएगा, वो भी उसका सैलरी का पार्ट माना जाएगा, एंड हेंस वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सुमित टैक्स किसके ऊपर भरेगा, सुमित टैक्स भरेगा 5 करोड़ प्लस 1 करोड़, अब सुमित टैक्स पे करेगा 6 करोड़ के ऊपर। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी क्यों इसको टैक्सेबल किया गया। बताइए, कुछ डाउट है आपको इसमें, कुछ डाउट है आपको इसमें, फटाफट बताइए। क्या क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको। डाउट, नो सर, ठीक है, आपके कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सैलरी जो है, सैलरी आपकी बेसिक सैलरी हो सकती है, अलाउंसेस हो सकते हैं, परक्विजिट्स हो सकती हैं। मतलब क्या होता है कि आपको एक नॉर्मल सैलरी मिलती है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, बहुत सारे आपको ऐसे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। जब कन्वेंस अलाउंसेस कि आप अपने घर से ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ, है ना, टैक्सी वगैरह भी अरेंज करके देते हैं बहुत सारी कंपनी वगैरह में, तो ये सब अलाउंसेस हो गया। आपके घर में अब आप तो दिन भर ऑफिस में पड़े रहते हो, काम काज सारा ऑफिस का करते हो, रात को घर जाते हो और सुबह उठ के फिर आ जाते हो, तो आपका घर का केयर भी करने वाला कोई चाहिए, आपके कपड़े धोने वाला कोई चाहिए, आपके घर में सफाई करने वाला कोई चाहिए, आपके घर में जो गार्डन है गार्डन का गार्डनिंग करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये सब के लिए भी एक्स्ट्रा खर्चा लगता है ना। तो आप क्या करोगे, खुद तो नहीं कर पाते हो, आप कोई बाई रखोगे, ठीक है ना। तो ऐसा जो बाई रखते हो ना, उसके लिए भी आपकी कंपनी उसके लिए पैसे देती है कि आप, क्योंकि क्या होता है ना, एम्प्लॉय लोग बहाना मारते हैं, एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, सर मैं तो घर में झाड़ू करता हूँ, पोछा करता हूँ, बर्तन मांजता हूँ, इसी में मेरा 3 घंटा बर्बाद हो जाता है, इसलिए मेरे को लेट हो जाती है। तो 3 घंटा वही एम्प्लॉय अगर ऑफिस में आके काम करे तो एम्प्लॉयर को ज्यादा फायदा। एम्प्लॉयर बोलेगा भैया कल से तुम टाइम पे आ जाना 6 बजे, मैं आपके लिए एक ठो आई को रखवा दूंगा और उसको पैसे भी दे दूंगा, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह हमने दिया, ये सब भी क्या है, आपका सैलरी का पार्ट आएगा, उसके ऊपर हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे।
देन परक्विजिट्स वगैरह क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, हमने आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपको हमने आने जाने के लिए ऑफिस आने के लिए कार दे दी, हमने आपको पर्सनल लैपटॉप दे दिया, तो ये सब क्या है, डिफरेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं परक्विजिट्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पर्क्स, PERKS। तो सैलरी इंक्लूड्स जो नॉर्मल आपको मिला, बेसिक सैलरी इंक्लूड रिटायरमेंट बेनिफिट, ये आपका सैलरी में पार्ट में आएगा, प्लस आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो मिल रहे हैं वो भी आपका सैलरी कहलाएगा, प्लस आपको जो पर्क्स मिल रहे हैं, कुछ परक्विजिट्स मिल रहे हैं वो भी आपका सैलरी में आएगा। अब हर एक एक चीज को हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे कि बेसिक सैलरी मतलब क्या, अलाउंसेस मतलब क्या, परक्विजिट मतलब क्या, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब इससे ऊपर एक तो छोटा सा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। बहुत बार आप लोग कभी न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि कुछ जॉब के लिए वैकेंसी निकली है, वहां पर सैलरी के बारे में लिखा रहता है, वहां पर लिखा रहता है पे कुछ इस तरीके से 18,000 डैश 2,000 डैश 40,000, ऐसा कुछ पे का स्ट्रक्चर रहता है कि अगर आप हमारी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो ये आपका रहेगा क्या, पे। समझ में आ रहा है आपको? तो इसको आप रीड कैसे करोगे, सैलरी आपकी 18,000 माइनस 2,000 16,000 माइनस 40,000, ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, क्या ऐसे हम इसको रीड करें? बिल्कुल नहीं। मतलब 18,000 से 2,000 माइनस कर दिए, फिर मतलब क्या कैसे रीड करें इसको? बहुत ही सिंपल सा फंडा, ये क्या बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि जिस दिन आप हमारी कंपनी ज्वाइन करोगे, आपकी सैलरी कितनी रहेगी पर मंथ, आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ 18,000 रुपए। उसके बाद एवरी ईयर आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 2-2 हजार रुपया। मतलब अगर ईयर 1 में आपका 18,000 सैलरी है तो ईयर 2 में हर महीना आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 18,000 प्लस 2,000 यानी कि 20,000। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 22,000। फिर नेक्स्ट ईयर में आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 24,000। इस तरीके से 2-2 हजार करके बढ़ती रहेगी। और कब तक बढ़ेगी, जब तक आपकी सैलरी पर मंथ 40,000 रुपए नहीं हो जाती तब तक बढ़ेगी। और जिस दिन आपकी सैलरी 40,000 रुपए हो गई उसके बाद से सैलरी आपकी नहीं बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखिएगा, कभी फ्यूचर में आप कभी जॉब के लिए जाओगे या कभी मतलब न्यूज़पेपर में देखे होगे आपको जॉब का वैकेंसी निकला है, पे स्ट्रक्चर अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको इंटरप्रेट कीजिए कि इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि स्टार्टिंग में सैलरी इतना और हर साल कितना 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 आपका बढ़ेगा। ये आपका इस तरीके से सैलरी का डिटेल आपको मिल जाएगा। फटाफट बताइए, क्या आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आपको यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताइए। हाँ सर, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है अभी तक? नहीं सर। ओके ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम सैलरी कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये एक चीज मैंने नोट्स में नहीं लिखवाई है, आप लोग आपका नोटबुक में अपडेट कर लीजिए। लिखिए हेडिंग कंपोनेंट ऑफ सैलरी। कंपोनेंट ऑफ सैलरी हम कैसे करते हैं, हम करेंगे फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट्स फुल्ली टैक्सेबल कंपोनेंट्स एंड अलाउंसेस। मतलब ऐसे सैलरी के पार्ट जो हमेशा टैक्सेबल होंगे और अलाउंसेस ऐसे जो 100% टैक्सेबल होने वाले हैं। अभी शायद आपको कुछ कुछ समझ में ना आए, बट स्टिल शांति से दिल पे हाथ रख के ऑल इज वेल बोलते रहो और इसको नोट लिखते रहो, हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद और क्या आएगा आपका, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। क्या क्या सैलरी के कंपोनेंट हो सकते हैं, फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस। और क्या होंगे आपके, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। और क्या हो सकता है आपका, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और क्या हो सकता है आपका, टैक्सेबल परक्विजिट्स, टैक्सेबल परक्विजिट्स। ठीक है, अगर इन सबको जोड़ दोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा ग्रॉस सैलरी, आपको मिलेगी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब इससे आप क्या करोगे, इससे लेस करोगे क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 का आपका जो डिडक्शन रहेगा वो आप यहाँ से माइनस कर दोगे।
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये जो मिलेगा इस तरीके से हम इसको कंप्यूट करते हैं। देख लीजिए आप लोग इस वाले पार्ट को, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ सैलरी। नोट डाउन कीजिए इसको। सर रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बाद टैक्सेबल, उसके बाद क्या है? टैक्सेबल परक्यूजाइट्स, PERQUISITIES, परक्यूजाइट्स, TES होगा, सॉरी लास्ट वाला TES, PERQUISITS, परक्यूजाइट्स। देख लिए क्या आप लोग? यस सर। ओके, अब इसमें एक चीज और लिखिए आपका, जो आपके नोट में शायद नहीं है, वो है आपका प्लेस ऑफ एक्रूअल, सेक्शन 9। मतलब सैलरी आपकी कहाँ एक्रू होगी, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको याद होगा हमारा बेसिक चैप्टर हमने क्या देखा था कि सैलरी आपको इंडिया में मिलनी चाहिए, इंडिया में मिलेगी तो टैक्सेबल होगी, है ना? तो उसमें लिखिए प्लेसेस ऑफ एक्रूअल, इसके अंदर लिखिए सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू, सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू एट प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर्ड। जहां पर आपने सर्विस रेंडर करी, हम मानेंगे आपकी सैलरी वहां पर एक्रू हुई है। However, there is an exception. There is an exception to the same. To the same. क्या? ये है आपका इंडियन नेशनल कोई एक इंडिया का कोई एक आदमी रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया on behalf of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है और इंडिया से बाहर काम कर रहा है, तो उस केस में भी क्या मानी जाएगी, वो आपकी इंडिया में ही सैलरी एक्रू हुई है। अभी तक जो हमने लिखा उसका मतलब क्या, कि जिस प्लेस में आप सर्विस दे रहे हो, मान लो कि ट्रू एंड फेयर का कोई एक बंदा है, जो कि ट्रू एंड फेयर का एक और है क्या, लंदन में उसकी एक ऑफिस है ट्रू एंड फेयर की, वो वहां पर जाके काम कर रहा है, ठीक है? तो उसने सर्विस रेंडर कहां पर करी, लंदन में। सैलरी ड्यू कहां हुई, लंदन में। लेकिन मान लो वही आदमी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर काम करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अगर काम करता लंदन में, तो इवन तो वो लंदन में सर्विस रेंडर कर रहा है, बट उसके लिए सैलरी एक्रू कहां मानी जाती, इंडिया में, ठीक है? इसका एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक और एक्सेप्शन है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। ये फिर दूसरा पॉइंट एक और लिखिए, ऑल्सो सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम United Nations Organizations, UNO, would not be taxable in India। जी हाँ, अगर यूनाइटेड नेशन से अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आपको यहां तक? बताइए।
यहाँ तक क्लियर है आप लोग? यस सर। ओके, तो चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।